लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को प्रदर्शनकारियों के लिए बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें यह दिखाई देता है कि जंतर मंतर पर लगाए गए लोहे के बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ दिया गया है। दावा है कि सरकार को ऐसी आशंका है कि कॉकरोच जनता पार्टी फिर से आंदोलन शुरू कर सकती है, जिसके कारण पुलिस पहले ही ऐसी तैयारी कर रही है कि कोई बड़ा प्रदर्शन ना हो सके। हालांकि ये दावा कितना सही है, इसकी पुष्टि करने के लिए हमारी टीम खुद जंतर मंतर पर पहुंची। वहां जाकर हमें 3 बातें समझ में आई हैं। पहली बात, ये दावा सही है कि कई बैरिकेड्स को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ा गया है ताकि उन्हें आसानी से गिराया या तोड़ा ना जा सके। दूसरी बात, जंतर मंतर पर अब भी बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है, यानी सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह अब भी कड़ी बनी हुई है। और तीसरी बात, आंदोलन खत्म हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, लाउड स्पीकर्स और जो दूसरे अस्थायी सुरक्षा इंतजाम है वो अब भी हटे नहीं है। यानी ये तीनों बातें पूरी तरह सही है। लेकिन इन्हीं सारी बातों के बीच दिल्ली पुलिस ने खुद सामने आकर यह कहा है कि जंतर मंतर को किसी भी विरोध प्रदर्शन और धरने के लिए बंद नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर आज भी विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है। पहले की तरह अब भी पुलिस की अनुमति लेकर कोई भी वहां जाकर प्रदर्शन किया जा सकता है और मौजूदा नियमों के मुताबिक एक समय में करीब 1000 लोगों को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दी जा सकती है। यानी ये दावा सही नहीं है कि जंतर मंतर को जेनजी युवाओं के विरोध प्रदर्शन के कारण अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। यहां ये भी समझिए कि अगर जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन के लिए खुला है तो पुलिस ने वहां 8 फीट ऊंचे बैरिकेड्स क्यों लगाए हैं और उन्हें इस तरह वेल्डिंग से क्यों जोड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि 20 जुलाई को हुए हंगामे में कई बैरिकेड्स टूट गए थे और इसलिए उनकी मरम्मत कराई गई है। दूसरा, जिन बैरिकेड्स पर आपत्तिजनक नारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द लिखे गए थे उन्हें दोबारा ठीक किया गया है, पेंट किया गया है। और तीसरा, इन बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़ने की व्यवस्था नई नहीं है और ये पहले भी होता रहा है। 20 जुलाई के आंदोलन में जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिराने की कोशिश की थी तब भी कई जगह इन्हीं बैरिकेड्स को वेल्डिंग से जोड़कर मजबूत किया गया था। पुलिस का कहना है कि इसका मकसद किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन को रोकना नहीं, बल्कि भीड़ को नियंत्रित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। और ये जरूरी क्यों है, उसके लिए अब आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। अब तक यही कहा जा रहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद भवन की ओर बढ़ने से रोक दिया था, लेकिन हमारी जांच में मिले 5 अलग अलग सीसीटीवी कैमरों के फुटेज एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। इन फुटेज में साफ दिखाई देता है कि उस दिन बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद भवन के चारों ओर मौजूद अलग अलग रास्तों तक पहुंच गए थे और कई जगहों पर उनकी दूरी जो है वो संसद भवन से सिर्फ 100 मीटर रह गई थी। इनमें भी सबसे अहम फुटेज रेल भवन के पास सेल्फी पॉइंट इलाके का है। यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे, उनके पीछे संसद भवन साफ नजर आ रहा था, यानी प्रदर्शनकारी संसद के बहुत करीब थे। इसके अलावा दूसरे कैमरा जो वहां पर है उनके फुटेज में भी ट्रांसपोर्ट भवन और आसपास के इलाके जितने हैं उनमें प्रदर्शनकारी दिखाई देते हैं। कई जगह उनके पीछे संसद भवन और संसद परिसर की इमारतें साफ नजर आती हैं। यानी इन तस्वीरों से साफ संकेत मिलता है कि धारा 163 लागू होने के बावजूद कई जगह प्रदर्शनकारी पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ने में कामयाब रहे थे। अब सवाल है कि ऐसा हुआ कैसे। तो पुलिस की जो शुरुआती रणनीति थी वो ये थी कि जो लोग जंतर मंतर पहुंच जाएं उन्हें धरना स्थल तक जाने दिया जाए, लेकिन वहां से बाहर निकलकर संसद की ओर ना जाने दिया जाए। दूसरी तरफ जो प्रदर्शनकारी मेट्रो से आ रहे थे उन्हें स्टेशन या रास्ते में ही रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन दावा है कि यही रणनीति उल्टी पड़ गई। जैसे जैसे लोगों को जंतर मंतर के अंदर आने दिया गया वहां भीड़ लगातार बढ़ती गई। बाहर निकलने के रास्ते सीमित थे, पुलिस लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। इससे भीड़ का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार कई जगह बैरिकेड्स टूटे और बड़ी संख्या में लोग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। ये भी दावा है कि जिन
प्रदर्शनकारियों को मेट्रो स्टेशन के बाहर रोका गया था। उन्हें ऐसे निर्देश मिले कि जंतर मंतर पहुंचने के बजाय वो सीधे संसद मार्च की तरफ बढ़े। इसके बाद जो लोग जहां थे वहीं से अलग अलग रास्तों से संसद भवन की ओर बढ़ने लगे और यही वजह रही कि प्रदर्शनकारी कई दिशाओं से संसद परिसर के बेहद करीब पहुंच गए। और इस पूरे घटनाक्रम से दो बातें साफ समझ आती हैं। पहली बात, 21 जुलाई की स्थिति सामान्य विरोध प्रदर्शन से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। उस समय संसद का सत्र चल रहा था, सरकार और विपक्ष के सांसद संसद के अंदर मौजूद थे और उसी दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन से करीब 100 मीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। और दूसरी बात, अगर उस दिन सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी भी और कमजोर पड़ती या हालात थोड़े और बिगड़ते तो स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो सकती थी। और यही कारण है कि अब दिल्ली पुलिस भविष्य में ऐसे किसी तरह के हालात नहीं हो और कोई भी मार्च जो यहां से निकले सुरक्षा इंतजामों को मजबूत बनाए रखना चाहती है। और इन्हीं कारणों से उसकी दलील है कि भारी सुरक्षा बल की तैनाती जारी है, बैरिकेड्स को वेल्डिंग किया जा रहा है। अब पहले ये देखिए। इस वक्त जंतर मंतर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां रैपिड एक्शन फोर्स अभी भी डिप्लॉयड है और उनके पीछे अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े विशालकाय जो बैरिकेड्स हैं ये अब यहां पर लगा दिए गए हैं। ये पिछले कई सालों से ऐसे बैरिकेड्स यहां पर नहीं लगे थे। ये बैरिकेड्स आखिरी बार जो देखा गया था वो किसान आंदोलन के टाइम पर दिल्ली के बॉर्डर्स पे लगे हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस वक्त आप देखें तो जंतर मंतर पर भी इस तरह के बैरिकेड्स जो एंट्री पर हैं। इसके अलावा जो एक नई चीज इस वक्त दिखाई दे रही है जंतर मंतर पे वो है इन बैरिकेड्स का आपस में वेल्ड होना। ये देखिए इस तरीके से इन बैरिकेड्स को एक दूसरे से वेल्ड कर दिया गया है, जिससे फायदा क्या होगा? फायदा अमूमन ये होगा कि अगर कोई इन बैरिकेड्स को गिराना चाहेगा तो ज्यादा ताकत लगेगा, ज्यादा लोग लगेंगे और बैरिकेड्स को गिराना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो नया एक तरीके से एसओपी हम देख रहे हैं या जो नए चेंजेस किए गए हैं, इससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि जिस तरीके से 20 तारीख को हमें बैरिकेड्स गिरते हुए दिखे वो हो सकता है आगे देखने को ना मिले, या अगर आगे होता भी है तो और ज्यादा भीड़ और ज्यादा ताकत लगेगी इन बैरिकेड्स को गिराने में। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ अंशुल सिंह, आज तक। इस सब के बीच सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने अपने जवानों और अधिकारियों से कहा है कि ड्यूटी निभाते समय अगर वो ईमानदारी और नियमों के तहत कोई फैसला लेते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें डरने या हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अगर इसके लिए जिम्मेदारी या जवाबदेही तय करने की जरूरत पड़ी तो उसे वो खुद स्वीकार करेंगे और जवानों पर इसे नहीं डाला जाएगा, यानी इसकी आंच जवानों तक नहीं जाएगी। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स की कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल को सीआरपीएफ पर कई सवाल जिसकी वजह से उठाए गए और संसद में भी विपक्ष इस पर खूब सवाल उठा रहा है। और ऐसे में सीआरपीएफ के महानिदेशक ने खुद सामने आकर कह दिया है कि अगर अच्छी नीयत से कोई कार्रवाई हुई है तो उसकी जवाबदेही वो लेने के लिए तैयार रहेंगे। सुनिए। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा।
कहते हैं कि किसी व्यक्ति का शब्दकोश उसके मन और सोच की असली खिड़की होता है, और अब हम इसी खिड़की से कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक के आगे की रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे। 26 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद जब सोनम वांगचुक ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के हाथों जूस पीकर अपना अनशन खत्म किया तो सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने सही फैसला लिया, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए, यहां तक कि उन पर सरकार से समझौता करने के आरोप लगाने लगे। उस वक्त स्थिति ऐसी बन गई कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से ही एक वीडियो जारी करना पड़ा और उन्होंने भावुक होकर कहा कि क्या 26 दिनों की भूख हड़ताल के बाद भी अब उन्हें अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये बात उन्हें इसलिए भी ज्यादा चुभी क्योंकि इस पूरे आंदोलन की शुरुआत करने वालों में सबसे प्रमुख चेहरा वही थे, और इसी के साथ साथ उनकी भूख हड़ताल की वजह से वहां पर पूरे देश में एक भावनात्मक उफान आया। जब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी तब देश भर के हजारों जेनजी युवाओं ने सोशल मीडिया पर अभियान चलाया था। लोग एक दूसरे से अपील कर रहे थे कि अगर सोनम वांगचुक युवाओं के भविष्य के लिए भूखे रह सकते हैं तो वो जंतर मंतर जाकर उनका साथ नहीं दे सकते, और एक मुहिम चली। यानी उस वक्त सोनम वांगचुक इस आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गए थे। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद माहौल बदला। कुछ लोगों और कुछ नेताओं ने उन पर सरकार के साथ समझौता करने के आरोप लगाने शुरू किए, जिसके कारण सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को लेकर एक बहस चलती रही और अब लगभग वही बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। आज सुबह दरअसल सोनम वांगचुक ने एक नया वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली से श्रीनगर के बीच उन्होंने पहली बार वंदे भारत ट्रेन में सफर किया। उन्होंने चिनाब नदी पर बने हुए दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को भी पहली बार देखा और कहा कि यह अनुभव उनके लिए बहुत शानदार रहा। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय रेल पर गर्व है। इसके बाद उन्होंने सरकार द्वारा पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए संशोधित कानून का भी स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जिस तरह परीक्षा प्रणाली को सुधारने की कोशिश की जा रही है उसी तरह पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होंगे। और यहां उन्होंने सिर्फ तारीफ नहीं की, वीडियो के आखिर में उन्होंने सरकार को उसका एक वादा भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान सरकार ने भरोसा दिया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और अब उस वादे को पूरी ईमानदारी से निभाने का वक्त है। यानी एक ही वीडियो में उन्होंने सरकार के कुछ फैसलों की सराहना की, सरकार को उसका वादा भी याद दिलाया। लेकिन सोशल मीडिया का एक हिस्सा सिर्फ पहले हिस्से पर थम गया है, रुक गया है। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर सोनम वांगचुक वंदे भारत ट्रेन और चिनाब ब्रिज की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है अब उनका रुख बदल गया है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर लोकतंत्र में सिर्फ आलोचना ही स्वीकार हो, प्रशंसा नहीं, या सिर्फ प्रशंसा ही स्वीकार हो, आलोचना नहीं, तो फिर दोनों तरफ से लोकतंत्र के मायने पर सवाल उठता है। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि आप भी सोनम वांगचुक का ये पूरा वीडियो देखें और इसी जिस चिनाब पुल की वो प्रशंसा कर रहे हैं वही आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। क्या इस वीडियो में ऐसा कुछ है जिससे उनकी नीयत पर सवाल उठाया जाए, उस शख्स पर जिसने सबसे लंबी अवधि तक भूख हड़ताल करके इस आंदोलन को इतना मजबूत बनाया था। नमस्कार दोस्तों, जुलाई जैसा मैंने आप लोगों को कहा था, परसों हम लद्दाख के लिए निकल रहे हैं। तो हम रेलगाड़ी से निकले, जो कि मेरा सबसे पसंदीदा यातायात है, और जो दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत की सेवा शुरू की गई है उस पर मेरा पहला अनुभव था और चिनाब पर बने पुल को भी देखना चाहता था और बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। बहुत गर्व है मुझे भारतीय रेल पर। और आज और कल यहाँ कश्मीर में एक दिन का विश्राम लेके हम लद्दाख के लिए बढ़ रहे हैं, साफ पानी और हवा लेकर, थोड़ी ताकत लेकर। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूँ कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। और दूसरी तरफ अपील करना चाहूँगा सरकार से कि वो जो समझौते हुए थे, पहले मेरे साथ लिखित में और फिर सीजेपी के साथ, कि वो प्रदर्शन में जो छात्र थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, उस पर कायम रहे, पालन करें और देश में खासकर युवा पीढ़ी में एक भरोसे का माहौल बनाएं और सब मिलकर राष्ट्र निर्माण और एक महान भारत बनाने में जुट जाएं फिर से भरोसे के साथ।
जुड़ता रहूंगा आप लोगों से। जय हिंद। अब बात करते हैं इस आंदोलन के दूसरे प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपके की। इस वक्त दीपके और सोनम वांगचुक दोनों की चिंता लगभग एक है। दोनों चाहते हैं कि प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो, लेकिन उस मांग को रखने का दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। दीपके का अंदाज आक्रामक है, वो सरकार को घेर रहे हैं। वहीं चिनाब ब्रिज की तारीफ को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है वांगचुक की तरफ से। सरकार को दीपके चेतावनी देते हुए अगर युवाओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा, पहले से बड़ा होगा। सोनम वांगचुक का तरीका अलग है, वो सरकार को धमकी नहीं देते, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि सरकार ने जो लिखित आश्वासन दिए हैं उन पर अमल होना चाहिए, और इसी को लेकर एक बहस है। उनका कहना है कि सोनम वांगचुक का कि युवाओं का भरोसा टूटना नहीं चाहिए, सरकार को अपना वादा निभाना चाहिए, और इसी वजह से आज सोशल मीडिया पर सिर्फ इस आंदोलन की नहीं बल्कि दोनों के कार्यशैली और भाषा की भी चर्चा हो रही है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में, और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा, और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई, और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। अब ये मांग लगातार हो रही है कि पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में जो प्रदर्शनकारी शामिल हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने खुद इस मांग पर अपनी सहमति दी है। ज्यादातर जो राज्य हैं उनमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों को वापस भी लिया गया है। लेकिन आज ही हमारे पास दिल्ली पुलिस की एक इंटरनल रिपोर्ट आई है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये बताया गया है कि जब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन चल रहा था तब वहां कुल 2873 जो अपराधियों हैं उनको देखा गया। इनमें 101 अपराधी हत्या, 62 अपराधी हत्या की कोशिश, 284 अपराधी डकैती और लूट, 61 अपराधी रेप, 229 अपराधी आर्म्स एक्ट, 135 अपराधी लूटपाट, 19 अपराधी अपहरण, 25 अपराधी महिला उत्पीड़न और 6 अपराधी पॉक्सो मामले के थे। और जानते हैं आंदोलन में घुसे इन अपराधियों की पहचान कैसे हुई? पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे और गाड़ियां खड़ी की थी, जिनमें कैमरों की मदद से पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर इन अपराधियों को पहचाना गया। इनके चेहरे स्कैन करके उनकी प्रोफाइल की जांच हुई। हम यहां दो बातें और जोड़ना चाहते हैं। पहली बात, चेहरों को स्कैन करके जिस तरह उनका डिजिटल रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है उसका लीगल फ्रेमवर्क अभी तय नहीं हुआ है, और हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है कि क्या पुलिस का ऐसा करना लोगों की निजता का हनन है, उल्लंघन है। और दूसरा, अगर इन अपराधियों को इस आंदोलन में देखा गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि यह आंदोलन इन अपराधियों का था। ये अपराधी इस आंदोलन के आसपास जरूर दिखे, लेकिन खुद पुलिस ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इन अपराधियों का आंदोलन से कोई कनेक्शन था। यहां इस खबर को ब्लैक एंड व्हाइट में भी देखना होगा। अब तक आपको यह तो बताया गया कि जंतर मंतर के आसपास हत्या, रेप, डकैती, लूट के कितने अपराधियों को देखा गया, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर यही फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे जो हैं वो संसद, अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में लगा दी जाए तो ये सवाल आएगा कि न जाने कितने माननीय ऐसे नजर आ जाएंगे जिन पर हत्या की कोशिश, रेप, डकैती, लूट जैसे गंभीर आरोप है। 2024 में देश के 46% सांसद दागी थे। इनमें भी 31% सांसदों पर हत्या, रेप, लूट, अपहरण जैसे संगीन अपराध के मामले थे और आज भी हैं। राज्यसभा में 31% सांसदों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और अगर राज्य सरकारों की बात करें तो 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यहां हम इन नेताओं की प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहे, हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपराधिक मामलों की बात होती है तो हमको देखना होगा कि हमारे कितने नेता दागी। कई नेता तो अपराध करने के बाद राजनीति में आए और सांसद और विधायक भी बन गए। यहां यह भी समझना होगा कि भारत का जेनजी आंदोलन श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के जेनजी आंदोलन से बहुत अलग था। श्रीलंका के जेनजी वहां की संसद, राष्ट्रपति भवन में घुस गए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश के जेनजी आंदोलन में भी 1400 लोग मारे गए थे और शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। नेपाल के जेनजी आंदोलन में भी 76 लोग मारे गए, खूब खराबा हुआ खूब। लेकिन भारत का जेनजी आंदोलन अपने मुद्दे से भटका नहीं। सरकार ने प्रदर्शनकारियों से संवाद किया, उनकी मांगों पर सहमति दी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आंदोलन खत्म हुआ। इसके अलावा यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं था। जो लोग इसे सिर्फ जंतर मंतर का आंदोलन मानते हैं वो गलती कर रहे हैं। 17 जुलाई से 19 जुलाई के बीच पूरे देश में 27 विरोध प्रदर्शन हुए, यानी हर दिन औसतन 9 विरोध प्रदर्शन इस पेपर लीक के खिलाफ हुए। इसी तरह 20 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 224 विरोध प्रदर्शन हुए, जिसका मतलब यह था कि हर दिन औसतन 81 प्रदर्शन। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18 जुलाई को पूरे देश में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर समेत कुल 11 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। 19 जुलाई को भी इनकी संख्या 13 थी, लेकिन इसके बाद 20 जुलाई को 62, 21 जुलाई को 75, 22 जुलाई को पूरे भारत में 107 जगह विरोध प्रदर्शन हुए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरे भारत में कुल 412 विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इनमें से 328 शांतिपूर्ण थे। 63 जगह पुलिस या सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। 21 विरोध प्रदर्शन कुछ हद तक हिंसक रहे, यानी आंदोलन बड़ा था, लेकिन ज्यादातर जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। और कारण यही है कि ज्यादातर जेनजी युवा अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट थे, क्लियर। ये भी देखिए कि इस वक्त दक्षिण एशिया के देशों में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन भारत में है। 1 जनवरी से 24 जुलाई 2026 तक दक्षिण एशिया में कुल 27,253 विरोध प्रदर्शन और दूसरी घटनाएं दर्ज हुई। इनमें भारत में सबसे ज्यादा 15,762, पाकिस्तान में 6,818, बांग्लादेश में 1,875, नेपाल में 1,257 घटनाएं। इस ग्राफिक से आप समझ सकते हैं कि भारत में कैसे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है। खैर, इस अब नजर रहेगी कि कैसे ये कानून का रूप लेता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाता है और कितना वाकई छात्रों के हित में, बच्चों के हित में बदलाव हो पाता है। लेकिन एक बड़ा बदलाव अगर आप देखिए इस आंदोलन से ये आया है कि अब अलग अलग राज्यों, शहरों में युवा और छात्र बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी की मांग कर रहे हैं। यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने देश के युवाओं और छात्रों का नजरिया बदला है। अब वो मौजूदा हालात में एडजस्ट करने वाली इस परंपरा के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे फतेहपुर सरकारी स्कूल में साफ पानी, बिजली, पंखे, शौचालय की मांग को लेकर जेन अल्फा बच्चों ने विरोध प्रदर्शन किया और इसका असर यह हुआ कि शिक्षा विभाग को अपनी गलती जो है वो माननी पड़ी और तत्काल स्कूल में पंखे लगाने के आदेश जारी किए गए। बिहार के गया में भी जेनजी युवाओं की तरह जेन अल्फा बच्चों ने मूलभूत सुविधाओं के लिए विरोध प्रदर्शन किया। यहां भी कुछ घंटों में जवाबदेही तय हुई, प्रशासन को हरकत में आना ही पड़ा। उत्तराखंड में जिस समण गांव के 38 लोग भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, उस गांव के स्कूल में भी 72 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है और इस पर भी अब वहां के बच्चे शिक्षा विभाग, सरकार की जवाबदेही मांग रहे हैं। तो उनकी आवाज में हम भी अपनी आवाज शामिल आज करना चाहते हैं कि अगर उत्तराखंड में इस खबर को जो भी लोग, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो देख रहे हैं, तुरंत स्थिति को बदलिए और 72 बच्चों पर अगर एक टीचर है तो इसकी जवाबदेही आपकी है, आपको इस स्थिति को बदलना चाहिए। इसी के साथ एक और मामला IIT कानपुर का है। पिछले दिनों आधिकारिक वेबसाइट हैक हो गई थी और इस पर सिर्फ यही लिखा हुआ दिख रहा था कि मुझे बस एक फेयर चांस यानी एक ईमानदार मौका चाहिए। शुरुआत में वेबसाइट हैक होने पर IIT कानपुर में हलचल मच गई। पूरा संस्थान इस मामले में FIR दर्ज कराने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। पता चला कि वेबसाइट हैक करने वाला कोई साइबर अपराधी नहीं बल्कि एक छात्र है। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो छात्र IIT कानपुर के बीटेक साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिल पाया था। इसके बाद उसने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए IIT कानपुर की वेबसाइट को हैक कर लिया और उसके स्क्रीनशॉट्स को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ऐसा करने के पीछे एक बड़ा मकसद यही था कि इस छात्र को IIT कानपुर के साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में दाखिला चाहिए था। वो अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर IIT कानपुर ने भी इस छात्र से बात की और अब ऐसी खबरें हैं कि इस छात्र को एक ईमानदार मौका देने के लिए IIT कानपुर इंटर्नशिप दे सकता है। यहां इस बात पर बहस हो सकती है कि इस छात्र का तरीका सही था या गलत था, लेकिन ये बात कई लोग मान रहे हैं कि इस छात्र ने एक ईमानदार मौके के लिए ये जोखिम उठाया और इसीलिए उठाया क्योंकि
वो पीछे नहीं छूटना चाहता था। जानते हैं हमारे युवाओं के अंदर ये डर, ये बेचैनी, ये निराशा क्यों आई है? अगर उसे समझना है तो इन आंकड़ों को एक बार देखिए। भारत में 22 से 29 साल की जो जेनजी युवा है, उनकी औसत जो मासिक तनख्वाह है, मंथली सैलरी, वो 18 से 22 हजार है। जबकि हमारे देश में जेनजी युवाओं की सबसे बड़ी आबादी रहती है। वहीं चाइना में जेनजी युवाओं की मासिक तनख्वाह औसतन 1,26,000 रुपए, जो भारत के जेनजी युवाओं से 6 गुना ज्यादा है। अमेरिका में जेनजी युवाओं की मासिक तनख्वाह 4,30,000 रुपए है। ब्रिटेन में 3,42,000 रुपए है। जर्मनी में 4,68,000 रुपए। ये आंकड़े बताते हैं कि हम जिस संस्कृति से आते हैं उसके मुताबिक अभी युवाओं को अच्छी शिक्षा, संसाधन, नौकरियां और सैलरी नहीं मिल रही है। ये तब हो रहा है जब भारत के युवा इस देश के असली शक्तिपुंज है, जब हमारे देश के लोगों की औसत उम्र 29 साल है। मुझे लगता है उसमें कुछ गलती थी, औसतन उम्र देश की 29 साल नहीं है। खैर, लोकसभा सांसदों की औसत उम्र जो है वो देखिए 56 साल है। राज्यसभा सांसदों की औसत उम्र 63 साल है और देश भर के विधायकों की औसत उम्र जो है वो 54 साल है। और आंकड़े पीआरएस और एडीएफ जैसी संस्थाओं के ये आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार का शिक्षा बजट 1,39,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 8.27% की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकारें एक साल में शिक्षा पर जितना पैसा खर्च करती हैं वो हमारी कुल जीडीपी के सिर्फ 4.1% के बराबर है। जबकि 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि देश का शिक्षा खर्च जीडीपी के 6% के बराबर होना चाहिए। यानी हम शिक्षा की जो जरूरत है उसके मुताबिक खर्च नहीं कर रहे। ये बात सही है कि शिक्षा पर हमारा खर्च पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना के अनुपात में ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये खर्च सरकार के ही मुताबिक पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि आज शायद पेटेंट एप्लीकेशंस दायर करने के मामले में भारत बहुत ज्यादा पीछे है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स की पिछले साल की रिपोर्ट कहती है कि चाइना ने 18 लाख पेटेंट एप्लीकेशंस दायर की। 12.5 करोड़ की आबादी वाले जापान ने भी 3 लाख से ज्यादा पेटेंट्स के लिए आवेदन दिया, लेकिन भारत ने इसी दौरान 64,000 पेटेंट एप्लीकेशंस भेजे। और इसी स्थिति में पिछले कुछ सालों में सुधार हुआ, लेकिन ये स्थिति अब भी अच्छी नहीं है। बड़ी बात क्या है? शिक्षा व्यवस्था में कई खामियों के कारण आज प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भारत के 289 बच्चों पर एक प्राइवेट स्कूल है, जबकि 118 बच्चों पर एक सरकारी स्कूल। यानी सरकारी स्कूल ज्यादा है, फिर भी बहुत सारे लोग अब अपने बच्चों को महंगी फीस देकर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं। और इनमें भी कई माता पिता की ये शिकायत होती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर है। उदाहरण के लिए 1,843,00,000 स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक से ज्यादा टीचर नहीं है। और यह बात सिर्फ स्कूल्स की नहीं है। भारत में जो बच्चे 12वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, ऐसे भी 2,222 बच्चों पर एक सरकारी कॉलेज। और यही वजह है कि इन कॉलेजेस से डिग्री लेने के बाद भी बहुत सारे युवा आज बेरोजगार जा रहे हैं। जून 2026 में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर 16.2% रही, जिससे आप हमारे युवाओं की इस पीड़ा को समझ सकते हैं। इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण साल 2024 तक भारत के 13 लाख से ज्यादा बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए गए, और इनमें भी सबसे ज्यादा बच्चों ने अपनी शिक्षा के लिए कनाडा देश को चुना। सोचिए, भारत कनाडा से बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा गुणवत्ता कनाडा से बहुत पीछे। ये भी सोचिए कि सारी बातें उस भारत की शिक्षा के बारे में है जहां कल ही गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया गया। शौचालय के बारे में बोल रहे थे। शौचालय इतना गंदा था कि ना के बराबर ही था, कोई नहीं जाता था। बट अब थोड़ा समसेबुल वगैरह भी पहले से खराब था। जब आवाज़ उठाया तो समसेबुल भी बन गया और सब कुछ साफ सफाई भी हो गया। यहाँ पानी नहीं आ रहा था, पंखा नहीं चल रहा था, और फिर बाथरूम वगैरह था साफ नहीं था, खाना में पानी, कीड़ा वगैरह सब निकलता था।
हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या राजनीति की है। जो पार्टियां बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर आक्रोश दिखाती हैं, वही पार्टियां अपने राज्यों की स्थिति पर खामोश रहती हैं। और हमें लगता है कि यही खंडित और सिलेक्टिव राजनीति इस देश के लिए खतरा है। बड़ी बात यह है कि इस देश के जेनजी युवा आज इस राजनीति को समझ भी रहे हैं। आज पेपर लीक के खिलाफ झारखंड में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ पंजाब में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। और यहां बात सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, बात बदलाव की है, बात युवाओं को समझने की है। जैसे पंजाब में रूपनगर के एक सरकारी कॉलेज में हाल ही में एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए 400 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक को कई जगह से खोदा गया। वहां एक मंच बनाया गया। ये वही मंच था जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दूसरे माननीय बैठे। लेकिन जानते हैं इसके बाद इस ग्राउंड की कोई मरम्मत नहीं हुई। और अब ये जेनजी खिलाड़ी सरकार से पूछ रहे हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक रिलीजियस फंक्शन जो है वो कराया गया पंजाब सरकार द्वारा। आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट क्योंकि रिलीजियस फंक्शंस करा रही है, एक शाम शिव के नाम अलग अलग शहरों में, तो रोपड़ में भी कल रात को जो है ये फंक्शन कराया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शामिल हुए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि किस तरह एक पूरे ग्राउंड को सेक्रीफाइस कर दिया गया। ये एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, पंजाब स्पोर्ट्स के लिए नोन है। यहाँ से खिलाड़ी जो हैं पंजाब के वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं, मेडल लाते हैं, लेकिन उनकी स्पोर्ट्स ग्राउंड का क्या हल किया गया है एक रिलीजियस फंक्शन के लिए, आप देख सकते हैं। ये कोई सरकार ने नहीं इसके ऊपर काम किया था। कार सेवा के थ्रू बाबा जी टिब्बी साहब बड़े हैं, उन्होंने अपने पैसों से, लोगों के पैसों से, संगत के पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर ट्रैक बनवाया था। वो सारा तहस नहस कर दिया। और बाहर आप बोर्ड देखोगे, कॉलेज का बोर्ड लगा हुआ है, ये सरकारी कॉलेज का ग्राउंड है, ये सरकारी कॉलेज है पीछे, वहां बोर्ड पे लगा हुआ है अंदर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम नहीं हो सकता। आज आपने एक परमिशन दे दिया, आपने एक फ्लड गेट्स खोल दिया। अब किसी और धर्म के कोई और, यही चाहे कोई भी धर्म का होगा, वो आके कहेंगे हम भी प्रोग्राम करेंगे, तो आप उनको कैसे मना करोगे? अगर सरकार एक प्रोग्राम करा सकती है तो कोई भी प्रोग्राम करवा सकता है। पंजाब के अलावा आज ही कर्नाटक से खबर आई कि वहां पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में जो गड़बड़ी और बेईमानी हुई, उसे दबाने की कोशिश हो रही है। इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार से पूछा है कि क्यों न वो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। जबकि पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस के इस्तीफे की मांग की। देखिए, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, भगवंत मान मुर्दाबाद। देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है कि नहीं, वहाँ का जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा होता है कि नहीं। पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। शर्म नहीं आती है केजरीवाल जी को? अरे अपने घर में झांक के देखो किस तरह से पंजाब में लगातार पेपर लीक है। भारत माता की खैर, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अब से कोई वंदे मातरम का अपमान करेगा तो उसे अधिकतम 3 साल जेल की सजा हो सकती है। सरकार इसे लेकर जो बिल लाई थी वो राज्यसभा के बाद आज लोकसभा में भी पास हो गया है। इस बिल के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम को रोकता है या कार्यक्रम में बाधा पैदा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा काम करता है जिससे वंदे मातरम का अपमान हो तो वो इस कानून के तहत अपराध होगा। और तीसरा, ऐसे मामलों में अधिकतम 3 साल जेल की सजा हो सकती है। यानी अब वंदे मातरम का अपमान कोई सामान्य घटना नहीं होगी।
जो लोग वंदे मातरम गाने का विरोध करेंगे या इसमें बाधा डालेंगे या इस पर हमला करेंगे तो उन्हें कानूनी रूप से दोषी माना जाएगा। अब ये कोशिश तो अच्छी, लेकिन यहां हम एक जरूरी बात को जोड़ना चाहते हैं। जिस कानून में सरकार ने बदलाव किया है उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर। ये वही कानून है जिसके तहत पहले राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान, राष्ट्रगान, जनगण मन के अपमान को अपराध माना गया था। लेकिन जानते हैं, इस कानून के तहत जितने भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए उनमें कभी भी आरोपियों को सजा हो ही नहीं पाई। साल 2014 से 2024 के बीच इस कानून के तहत पूरे देश में 699 मामले दर्ज हुए, जिनमें 1102 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन 11 सालों के अंदर हमारी अदालतें सिर्फ 7 दोषियों को ही सजा सुना पाई। बाकी मामलों में सबूतों के अभाव और कमजोर जांच के कारण आरोपी छूट गए या उन पर लगे आरोप साबित ही नहीं हुए। ऐसे सवाल ये उठता है कि जब पुराने कानून की प्रभावशीलता जो है एक तरह से वो कम थी, तो वंदे मातरम के लिए जब इस कानून में बदलाव हुआ तो क्या इस तस्वीर को बदला जाएगा? हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी मानते हैं, जबकि ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्यों और पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है कि साल 1905 से पहले वंदे मातरम सभी लोग, सभी धर्म के लोग गाते थे। ये बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि भारत माता को भारत के लोगों की ओर से किया गया नमन है। और विवाद अगर इस पर होता है तो सोचना होगा, भारत में देश और धर्म ये आपस में विरोधाभासी नहीं हो सकते। Why are you dividing this country? You are calling anybody who opposes you as anti-national. This government is anti-national. It is dividing this country by imposing this laws on the people of this nation. अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए। वंदे मातरम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न यही है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। खैर, आगे बढ़ते और आपको ये दिखाते हैं कि कैसे भारतीय सेना असम में आई बाढ़ से लोगों की जान बचा रही है। हाल ही में जब जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, कुछ लोगों ने भारतीय सेना के लिए भी आपत्तिजनक और अपशब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हमारी सेना और उसके बहादुर और देश के प्रति समर्पित जवानों को देखना और समझना जरूरी है, तो आपको असम में आई ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। जब असम बाढ़ में डूबा हुआ है तब सेना ही वहां सबसे बड़ी रक्षक बनी हुई है। अब तक भारतीय सेना 1000 लोगों को बाढ़ से रेस्क्यू कर चुकी है। 200 से ज्यादा लोगों का इलाज कराया गया है। 30,500 फूड पैकेट्स, 43,000 लीटर पानी, दूसरा खाने पीने का सामान सेना द्वारा बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया गया है। देखिए। आज जब पूरा असम बाढ़ का शिकार है, इंसान से लेकर जानवर तक जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तब ये सोचना होगा कि आखिर असम देश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं है। जिस तरह ये राज्य और ये इलाका दूर दराज के समझे जाते हैं, इनकी चर्चाएं भी दूर से हो रही हैं। ना ये संसद में चर्चा का विषय है, ना खबरों में बहुत जगह मिली है।
और इसीलिए हमने आज सोचा कि आपको पूरे असम की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की मुश्किलों का लोग सामना कर रहे हैं। असम में बाढ़ का ऐसा हाल तब है जब वहां मानसून का सीजन अच्छा नहीं रहा है और इस मानसून में 14% कम बारिश हुई है। तब स्थिति देखिए भयावह हो रही है। असम कम बारिश में भी डूब रहा है और इसके पीछे कारण यह है कि असम में बहने वाली कई नदियां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पूर्वी हिमालय से निकलती हैं और क्योंकि ये नदियां उफान पर है, इनका पानी रिहायशी इलाकों में आ चुका है, इसीलिए ये बाढ़ भयानक रूप ले चुकी है। अब हम ईरान वॉर की खबर बताते हैं, जो 5 दिन के विराम के बाद फिर से भड़क उठी है। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद से अमेरिका ने ईरान पर कहर बरपा दिया है। ईरान ने 28 जुलाई को जॉर्डन और फिर अगले दिन 29 जुलाई को मिस्र के दमियाता बंदरगाह पर हमला किया था। ईरान के निशाने पर जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे और मिस्र के दमियाता पोर्ट पर खड़े 2 गैस टैंकर्स थे जो अमेरिकी कंपनी के थे। दमियाता पोर्ट पर जो हमला हुआ वो एक ड्रोन अटैक था, उसकी तस्वीरें आई हैं। इस हमले में दोनों गैस टैंकर्स जिनमें आग लग गई और हालांकि हम अगर देखें तो इस हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि मिस्र के दमियाता पोर्ट पर जो हमला हुआ है वो सांकेतिक हमला था। ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर अमेरिका ने जंग को और बढ़ाया तो दुनिया की एक और समुद्री मार्ग को वो रोक सकता है और उस रास्ते होने वाली एनर्जी सप्लाई चेन को भी तोड़ सकता है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के बाद से दुनिया के 20% कच्चे तेल का व्यापार प्रभावित हुआ है। हालांकि इसी के पास में एक और समुद्री मार्ग जो बाब अल मंदेब है, जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं, जिसके चलते अगर आप देखिए तो ये रास्ता रहने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें तो अभी नहीं हो रही हैं, लेकिन ईरान ने मिस्र के जिस बंदरगाह पर हमला किया है वो बाब अल मंदेब और सुएज कैनाल समुद्री मार्ग से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये हमला करके ईरान ने दिखा दिया है कि वो बाब अल मंदेब समुद्री मार्ग को भी रोकने में सक्षम है और इसका मतलब समझते हैं आप, इधर हॉर्मूज का बंद होना, इधर बाब अल मंदेब का बंद होना, यानी तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। इन दोनों हमलों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी चेतावनी दी। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका अब ईरान पर एक बड़ा हमला करेगा क्योंकि अब अमेरिका की बारी है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जॉर्डन में ईरान के हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया और उनसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन हमलों ने अमेरिका को भड़का दिया और कल रात अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में खुजेस्तान प्रांत के अरवंद, कनार, आबादान और अहवाज में अटैक किए। इसके अलावा उन्होंने इस्फहान प्रांत के शदगान पर भी बमबारी की। अमेरिकी सेना ने बुशहर पर भी अटैक किया, फिर इसके बाद एक साथ किश, केशम और अबू मूसा द्वीप पर अटैक किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कहा है कि ईरान द्वारा अमेरिकी सैन्य बेस पर किए गए नाकाम हमलों के जवाब में ही IRGC के 10 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए। हमलों का टारगेट मिलिट्री कमांड सेंटर, मिसाइल्स और ड्रोन फैसिलिटी और सर्विलेंस सेंटर्स है। सेंट्रल कमांड ने ईरान को याद दिलाया कि मिडिल ईस्ट में अभी भी अमेरिकी सेना के 50,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं जो किसी भी वक्त और कैसे भी परिस्थिति में सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार रहते हैं। ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जो हमले किए वो अमेरिका और सऊदी अरब के इराक पर किए गए हमले का जवाब था। 28 जुलाई को अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक के एक मिलिशिया ग्रुप PMF के ठिकानों पर हमला किया था। PMF इराक का एक शिया मिलिशिया ग्रुप है जिसे ईरान ने आर्थिक मदद और हथियार मिलते हैं। सऊदी अरब का दावा था कि पिछले कुछ हफ्तों में इस मिलिशिया ग्रुप ने उनके ऊर्जा ठिकानों पर कई हमले किए और ये हमले ईरान के आदेश पर हुए। यही वजह थी कि सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर PMF पर हमला किया और इस हमले में 20 PMF आतंकी मारे गए। PMF पर हुए हमलों के जवाब में ही ईरान ने जॉर्डन पर 5 मिसाइलें दागी थी जो नाकाम हो गई और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर भीषण बमबारी की। अब इस बमबारी के बाद ईरान ने धमकी दी है कि आज रात अमेरिका को इस हमले की सजा दी जाएगी। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC ने बड़े हमलों की चेतावनी जारी की है और साथ ही साथ दुनिया भर के देशों को धमकाया है कि ईरान की इजाजत के बिना हॉर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा, यानी अगर किसी देश ने ऐसा किया तो ईरान उनके जहाजों पर हमला करेगा।